इतना समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? कोई मुझे रिप्लाई करे। हाँ जी, आ रही है। आ जाओ, थैंक यू। क्योंकि कोई भी दिख नहीं रहा है मुझे लग रहा है मैं अकेली बात कर रही हूँ। अगर कोई एकदम जो वीडियो ऑन करे तो। हाँ जी, ये रसाहार बनाने की विधि बताएं। जी, रसाहार बनाने की विधि बताएं। रसाहार की कैसे बनेगा? हाँ, कैसे बनेगा वो बता रही हूँ ना, मैं उसी पर आ रही हूँ। अभी तो मैंने मेन स्टार्ट का किया बताया है, अभी वो कैसे बनाना है वो भी बताती हूँ। रसाहार के लिए जैसे मैंने बोला आपको कि फ्रेश वाले फ्रूट्स फल आपको लेने हैं, सब्जियां लेनी है। पहले तो जो भी फ्रूट्स आप लोगे, सब्जियां लोगे जो आपको बताई गई है, जो आपके लिए जरूरी है, आपको लगता है, और वो आप उसका जूस ले रहे हो, तो उसके लिए हमें वो क्या करना है, पहले तो अच्छे से धो लेना है, क्लीन करना है। अभी जिसका जरूरी है कि छिलका निकालना है, अगर फ्रूट ले रहे हो, जिसका जरूरी है छिलका निकालना है उसका निकालिए, अगर जरूरी नहीं है तो मत निकालिए, उसको उसके साथ ही यूज कीजिए। अब आप एक कर सकते हो कि जो भी फ्रूट है, फल है, उसको कद्दूकस करके ले पहले, फिर उसको अगर जरूरी है मिक्सी में, अगर ऐसे नहीं, जैसे और एप्पल है, एप्पल का तो जूस वैसे ही कद्दूकस करके हम कपड़े में छान के निकाल सकते। लेकिन जिसको जरूरी लगता है कि नहीं कद्दूकस करके हो रहा है, तो उसे आप मिक्सी में कीजिए, क्योंकि मिक्सी में और जो एनर्जी जाएगी, जो हीट क्रिएट होगी, उसकी वजह से भी उसकी जो भी मिनरल्स है वो लॉस होते। इसीलिए जितना नेचुरल वे से आप बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। क्लीन होने चाहिए, जो भी बर्तन लोगे वो अच्छे से साफ करके लो, कपड़ा भी लोगे आप छानने के लिए वो भी अच्छे से साफ करके लेना है, आपके हाथ अच्छे से साफ होने चाहिए। और जो भी फ्रूट या जूस आप बनाओगे वो तुरंत आपको ग्रहण करना है, मतलब बना के रख दिया आपने, जूस निकाला, कद्दूकस करके निकालो या मिक्सी में करके निकालो या फ्रूट जूस से निकालो, वो तुरंत आपको छानना है कपड़े में और तुरंत बैठ के ग्रहण करना है। ऐसे नहीं कि खड़े खड़े गट करके पी लिया, तो ऐसे नहीं करना है। अच्छे से जमीन पे बैठ के या चेयर पे बैठ के एक एक घूंट करके उससे महसूस करते, उसका जो टेस्ट है उसको महसूस करते हुए आपको वो जूस को ग्रहण करना है। ये हो गया विधि। कोई भी इसका जूस आपको इसी तरह से बनाना है। बना के रखना नहीं है, फ्रिज में रख लिया चलो आधे घंटे के बाद पी लूंगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि जैसे वो खुल जाता है, जैसे एप्पल होगा, आलू होगा, इसका क्या होता है, हम लोग ने बना के रख दिया तुरंत वो काला पड़ जाता है ना। तो इसके लिए उससे हमें तुरंत ग्रहण करना है। ठीक है, अब आप क्या क्या कर सकते हो, तो सबसे इजी और जो सभी लोग कर सकते हैं वो है नींबू पानी। वो एक प्रकार का शुद्धि आहार है नींबू पानी लेना। नींबू पानी, नींबू एक तो 12 महीना मिलता है, कहीं पर भी मिलता है, सब जगह पे मौजूद होता है, मतलब आपको इजीली अवेलेबल होता है नींबू पानी। तो नींबू पानी में आपको जैसे आपकी प्रकृति के हिसाब से आप ठंडा पानी, गुनगुना पानी या गर्म पानी ले सकते हो। उसमें आपको आधा नींबू का रस निकालना है, वो आपको सुबह सुबह ग्रहण करना है, खाली पेट ग्रहण करना है। उसमें विटामिन सी होता है जो आपकी आंतों को क्लीन करने में, मतलब आपकी बॉडी की जो भी गंदगी है उसे निकालने में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। और बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको बताती हूँ। एक तो उसमें पोटेशियम भी होता है और लोह कैल्शियम भी नींबू में ज्यादा होता है। शरीर में जो अम्ल विष होता है उसे नष्ट करने के लिए नींबू पानी बहुत हेल्पफुल है। जैसे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति भी नींबू से बढ़ती है, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, इसलिए रोज अगर इसको आप यूज करते हो तो आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। जो यूरिक एसिड गलत हमारे आहार की वजह से जो यूरिक एसिड बढ़ता है बॉडी में, उसे भी बाहर निकालने के लिए ये नींबू पानी उपयुक्त होता है। मैम एक मिनट मैम, जिसको जॉइंट पेन है वो भी नींबू पानी ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। हार्ट की बीमारी होती है उसमें भी नींबू का ज्यादा अच्छा उपयोग होता है, फायदा होता है। और दांत मसूड़े स्ट्रांग होने में भी नींबू की हेल्प होती है, नींबू पानी से। किसी का माइक ऑन है, स्मिता जी का। सर्दी खांसी अस्थमा होता है
उसके लिए भी हम नींबू पानी यूज कर सकते हैं। ताकि ऐसे बोलते कि जब सर्दी होती है या फिर खांसी होती है तो हमें नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर हम उस टाइम पे नींबू पानी लेते तो जो भी जो ज्यादा वाला कफ है, जो भी गंदगी वो बाहर निकालता है नींबू पानी, इसलिए नींबू पानी उसमें उपयुक्त है। अब जो डॉक्टर केलॉग है उन्होंने टाइफाइड भी नींबू पानी से ठीक किया हुआ है पूरा, मतलब टाइफाइड की में उन्होंने नींबू पानी देके उनके इलाज किए हुए हैं। प्राध्यापक कोक जो है उन्होंने सभी तरह के रोग जो है, रोग जंतु जो होते हैं वो नींबू से खत्म होते हैं ऐसे बोला है। तो इतना बहन जी ये कहते हैं, एक मिनट बहन, जी ये बोलिए। नींबू के साथ कहते हैं कि शहद और नींबू का मिक्स करना चाहिए, ये फायदेमंद है। हाँ, वो वेट लॉस के लिए भी करते हैं नींबू और शहद, लेकिन ये मैं नॉमिनल सबके लिए बोल रही हूँ ना, इसलिए वो भी वैसे भी आप ले स्मिता जी सकते अपना म्यूट कीजिए, स्मिता जी अपना म्यूट कीजिए, आवाज नहीं है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हो गया म्यूट, ओके आगे बोलिए आप। जी। तो नींबू पानी आगे के बोलते बारे में रहिए। क्लियर हो गया सभी पॉइंट। नींबू पानी आप रोज ले सकते हो, 12 महीना ले सकते हो। नींबू पानी सिर्फ अगर आपने पहले से शुरुआत नहीं की है, अगर आपको शुरुआत करना है नींबू पानी लेने के लिए तो वो गर्मी में करना है, ठीक है, ठंडी में नहीं करना है। और आप 12 महीना ले सकते हो। आधा नींबू आपको लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 1 गिलास पानी में लेना है। उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपका प्रतिकार शक्ति तो बढ़ती ही है, आपका पेट रोज का रोज साफ होने में हेल्प होती है, जिससे कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बढ़ते। दूसरा है आंवला शरबत, आंवला शरबत नहीं, आंवला रस। आंवले जो होते हैं, आजकल है आंवले का सीजन, आंवले बाजार में मिल रहे हैं, तो आप आंवले का रस भी ले सकते हो। जितना एक आंवले में जितना विटामिन सी होता है, उतना विटामिन सी आप जब 15-20 संतरे लेते हो, उसमें जितना उसका क्वांटिटी होता है, उतना क्वांटिटी सिर्फ एक आंवले में होता है। तो अगर आप रोज जितना, मतलब रोज नहीं, लेकिन जब सीजन में आप 2 आंवले का कद्दूकस करके उसका रस निकाल के उसमें थोड़ा पानी डाल के, पानी में डाइल्यूट करके उसको लेना है। अगर वो लेते हो तो वो भी आपके बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। बॉडी क्लीन तो होती ही है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट साफ हो जाता है और खून शुद्ध होता है, उससे खून की शुद्धि होती है। हार्ट की शक्ति के लिए भी अच्छा है वो। जिनको रक्त की कमी होती है उनके लिए भी आंवला बहुत अच्छा है, वो शक्ति और उत्साह बढ़ाता है आंवला। पुरानी जो सर्दी है उसमें भी आंवले का जूस बहुत उपयोग होता है, जिसमें अग्निमांद्य मीन्स अपचन होता है, जिनको अग्निमांद्य मीन्स जिनका पचन अच्छे से नहीं होता है, कम होता है, तो उनके लिए भी आंवला बहुत उपयुक्त है। उससे भी ये भी जैसे मैंने बोला, इसको कद्दूकस करके फ्रेश उसका जूस आपको लेना है। 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए आप ले सकते हो। उसी तरह से गाजर का रस भी है। गाजर का रस में सी विटामिन तो होता ही है, उसके बावजूद भी विटामिन बी, सी, डी, ई और के भी होता है। उसके साथ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऐसे भी अल्कलाइन तत्वों का भरपूर मात्रा गाजर में होती है। गाजर के साथ आप बीटरूट का भी रस एक मिलाकर ले सकते हो। इसमें खून की जो क्षारीयता है वो बढ़ने में हेल्प होती है, मीन्स खून का पीएच बढ़ने में हेल्प होती है। हाई ब्लड प्रेशर, सूजन और किडनी के रोगों में गाजर का रस बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। अर्थराइटिस के रोगों में भी मतलब जो रोग होते हैं उनमें भी जो गाजर का रस है उसका फायदा होता है। आंखों के लिए तो आपको पता ही है, गाजर खाओ तो आपकी आंखें अच्छी रहती है। अगर बचपन से आपको गाजर खाने की आदत है तो आप में कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए बच्चों को आदत लगानी है कि रोज गाजर खाए, जब सीजन होता है जब भी खाए, क्योंकि आजकल है कि सीजनल फ्रूट 12 महीने मिल रहे हैं कि जो
हमारे कृषियों ने इतनी तरक्की कर ली है कि तरबूज भी हम ठंडी के दिन में, बारिश में भी हमें तरबूज या खरबूजे मिल रहे हैं। तो वो जब जो खाना चाहिए उसी टाइम पे उसका सेवन करें। बाजार में आ रहा है, दिख रहा है, इसलिए हमें वो लाके सेवन नहीं करना है। गाजर का रस भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, फायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। आप उसे भी आपके रूटीन में ला सकते हो। पालक का रस है। पालक का रस, इसमें फॉलिक एसिड होता है और क्लोरोफिल होता है, जो कि हमारे खून में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और खून को शुद्ध करने में मदद करता है। उसके बावजूद 10 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर पालक का रस भी अच्छे से पत्ते धो के उसे मिक्सी में आप पीस के उसका जूस निकाल के तुरंत पीते हो तो उसके भी बहुत ज्यादा फायदे आपको मिल सकते हैं। इसमें रक्त अल्पता में उपयोग होती है, जैसे कि रक्त कम है बॉडी में, तो उसके लिए भी ये पालक का रस आप पी सकते हो। कब्ज है, एसिडिटी है, कोलाइटिस, ये सभी में पालक का रस उपयुक्त है। और एक रस है सफेद पेठे का रस। सफेद पेठा को मराठी में कोहड़ा भी कहते हैं, बाकी इसमें क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन सफेद पेठा जो होते हैं जिससे पेठा बनाते हैं, तो इसका रस हमारे बॉडी की शुद्धि के लिए, मीन्स जो भी हमारे आंतों में जो जंतु होते हैं या आंतों को साफ करने के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर आप रोज एक ग्लास सुबह पेठे का रस लेते हैं तो वो आपके आंतों को शुद्ध करता है, क्लीन करता है, एसिडिटी के लिए बहुत उपयुक्त है और प्रतिकार शक्ति भी ये बढ़ाता है। तो पेठा लेते वक्त हमें छोटे साइज का नहीं, थोड़ा बड़ा साइज का पेठा लेना है। पेठे का छिलका निकाल देना है, अंदर के बीज भी निकालने हैं और जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसे ही हमें लेना है और कद्दूकस करके लीजिए, फिर उसको मिक्सी में कीजिए और फिर उसका जूस निकाल के आप पी सकते हो। वो भी आपके शरीर के लिए बहुत उपयुक्त और फायदेमंद होता है। उस जूस में क्या मैडम मिक्स मैं कर आपसे सकते कुछ हैं? पूछ सकती हूँ? जी जूस में मैडम मैं मिक्स क्या आपसे कुछ करना पूछ है? सकती हूँ? हालांकि वही पीना है या उसमें कुछ डालना है ऐड? नहीं नहीं, एक बात याद रखनी है कि जो फल और सब्जियों के हम लोग रस बना रहे हैं उसमें आपका काला नमक, व्हाइट नमक, शक्कर और काली मिर्च कुछ नहीं डालना है। जो जैसे है नेचुरल उसी फॉर्म में आपको लेना है, उसमें कुछ मिक्स नहीं करना है। एक मतलब नोट करके रखिए कि कुछ ऐड करके नहीं लेना है, जो जैसे है नेचुरल उसी तरह से लेना है। यानी फ्रूट का भी हो और सब्जी का भी हो तो भी उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐड करना है, जैसे है वैसे ही लेना है। जब ताकि हम जब भी फल भी खाते हैं तो भी कोई लोग नमक मिर्ची लगा के खाते हैं, तो वैसे नहीं खाना है, उसको नेचुरल जैसे है वैसे ही लेना है। सीमा पाल जी आप कुछ कह रहे थे? मैडम मैं नींबू पानी लेती हूँ ना, तो नींबू पानी लेने से मैडम मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, मतलब कि खुजली आने लगती है। इसलिए मैडम मैं नींबू बहुत ही कम लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ ना। एक बार के लिए से ही मुझे बहुत एलर्जी हो जाती है चेहरे पे। नहीं, एलर्जी हो रही है मतलब जो टॉक्सिन से आपके वो बाहर निकल रहे हैं आपकी स्किन के माध्यम से, आप कंटिन्यू करेंगे तो वो थोड़े दिन में चला जाएगा। जी मैम बॉडी में और कहीं नहीं होते, सिर्फ चेहरे चेहरे पे। अगर कोई भी मतलब अचार वचार खट्टी चीज कोई भी थोड़ी सी खा लेती हूँ मैडम, हाँ। उससे ही हो जाते हैं। तो अच्छा, आपको खट्टी चीजों से कुछ एलर्जी होगी तो आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। जी मैडम, बस चेहरे पे ही होता है और बॉडी में कहीं नहीं होता। अच्छा अच्छा, जी और मेरे पास टाइम है और हाँ जी जी, है? और 10 मिनट है। बहुत टाइम है, बोलते रहिए। हाँ बोलिए ठीक। बोलिए मैडम। तो अभी तो मैंने सिर्फ कुछ रस बताए हैं। वैसे आप बीटरूट का रस ले सकते हो, संतरे का जूस ले सकते हो, पालक का जैसे है वैसे कोथिंबीर पुदीना का भी रस आप बना के ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी और एक जो रस है वो मुझे आपको बताना है, उसे कहते हैं घवांकुर, गेहूं का रस। घवांकुर जो होते हैं उसका जूस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आपको उपयुक्त होता है और वो उसमें क्लोरोफिल, उसको ग्रीन ब्लड कहते हैं, ग्रीन ब्लड।
क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है और ब्लड का भी पीएच होता है वो 7.4 होता है 4 होता है। तो हमारे ब्लड में बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है और इसीलिए उसको ब्लड ही कहते हैं। तो ये घवांकुर कैसे बनाने का, इसका रस आप कैसे ले सकते हो, मैं विधि आपको बताती हूँ। आपको 7, 8 या 9 ऐसे हिसाब से आप ले सकते हो। आपको कुंडिया लेनी है, उसे क्या बोलेंगे आप हिंदी में, कुंडियों को गमले लेने हैं आपको। ऐसे सब मतलब थोड़े से फ्लैट होने चाहिए, बहुत ऐसे ऊंचे नहीं, थोड़े से फ्लैट होने चाहिए। वो आपको 7 लीजिए, 8 लीजिए या 9 लीजिए, एक ही साइज के होने चाहिए। उसमें आपको थोड़ा सा नीचे रेत और फिर आपको वहां ऊपर मिट्टी डालनी है। आप मतलब अच्छी वाली मिट्टी लाइए, वो डालिए। घवांकुर मीन्स गेहूं के, हमें अंकुर, गेहूं को अंकुर लाना है और उसका जूस बना के पीना है। वो 7 लाया आपने, थोड़े से गेहूं भिगोने हैं और मतलब अगर कल हमें डालना है तो आज हमें थोड़ा सा उसको भिगाना है गेहूं को, और दूसरे दिन उसको मतलब उसको 7 या 9 या 8 जितना भी आपने कुंडी लिए उसको सीक्वेंस से रखिए, उसको नंबर दीजिए। तो पहले इसमें आपको आज शुरू किया मैंने, आज एक कुंडी में डाला, कल दूसरी कुंडी में, परसों तीसरी, चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, ऐसे 9 कुंडियों में मुझे गेहूं डालने हैं। जब 9वें दिन तक या 8वें दिन तक आती हूँ मैं, तो मेरे फर्स्ट वाली जो कुंडी है, फर्स्ट वाला जो गमला है, उसमें मुझे अंकुर दिखाई देंगे, अंकुर आएंगे। तो इतने इतने आते हैं, वो इतने बड़े बड़े या तो इतने छोटे छोटे भी होते हैं। उसको काटना है ऊपर से, उखाड़ना नहीं है, उसको काटना है। कुंडियों को ऐसे रखना है जहाँ पे आपको धूप अच्छे से आए, धूप लगनी चाहिए उसको। रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी सिर्फ फवारना है, थोड़ा थोड़ा। और फिर उसको निकालना है तुरंत। जैसे मैंने उसको काटा, गेहूं के जो अंकुर आए उनको काटा मैंने, उसी वैसे ही थोड़ा धो के आप उसको मिक्सी में जूस करके तुरंत पीना है। इस तरह से आप घवांकुर का रस ले सकते हो। घवांकुर को मैंने जैसे बोला, उसको ब्लड कहते हैं उस, और मतलब कई सारे डॉक्टरों ने उसके ऊपर रिसर्च करके कैंसर जैसे रोगों को भी ठीक किया हुआ है घवांकुर से, घवांकुर के सेवन से। आप 4 मतलब 7 या 8, 9 दिन ले सकते हो, जैसे आपकी आवश्यकता हो। जिनको रक्त अल्पता है, एचबी कम है, उनके लिए भी ये बहुत उपयुक्त है। त्वचा रोग जिनको होते हैं, मीन्स स्किन की जो डिसीज है, उसके लिए भी ये घवांकुर बहुत उपयुक्त है। मतलब आपके ब्रेन में जो रक्तस्राव होता है, ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। क्षय मीन्स अब कैंसर में भी इसका अच्छा फायदा होता है। हार्ट की डिसीज के लिए भी ये उपयुक्त है। आप जिनकी आंतड़ियां क्षीण हो गई है उनके लिए भी ये फायदेमंद है। लंग्स के लिए, रक्त शुद्धि के लिए भी बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इसका इनिमा भी देते हैं, अगर नेचुरोपैथी सेंटर में घवांकुर का इनिमा भी दिया जाता है हाथों को, क्योंकि वो ज्यादा ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब खींच लेता है बॉडी उसे, तो उसके इनिमा भी दिया जाता है। ये समझ में आया घवांकुर? हाँ जी, आया जी समझ। जी, अभी कोई प्रश्न है? ये कितना रस लेना चाहिए गेहूं वाला? गेहूं वाला एक कुंडी में जितना डाला है ना आपने, एक चौरस कुंडी होनी चाहिए, 1 मुठ, रोज 1-1 मुट्ठी डालना है गेहूं आपको। हाँ, 1 मुट्ठी। 1-1 मुठ डालना है, और वो 1-1 मुठ का फिर जितना अंकुर होता है, अच्छे क्वालिटी के गेहूं लेने हैं, जो अच्छे से मतलब बहुत ही ये नहीं, अच्छे वाले गेहूं लोगे तो उसके अच्छे अंकुर आएंगे आपको।
अच्छा, ये आपके डायबिटी के लिए कौन सा रस लेना चाहिए? डायबिटी के जो डायबिटीज के लिए आपको दूधी दूधी का जूस बहुत अच्छा होता है, करेला का जूस अच्छा होता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। बहन जी ओम, मैं मुन्नीलाल यादव नमस्ते। मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ, और मेरा एक निवेदन है, जैसे किसी के हाथों में जकड़न आ जाती है, कोई स्कूटी चला रहा है और चलाते चलाते अगर कहीं उसको एक हाथ में जकड़न आ गई है, पैर की अंगुलियाँ चिपक टाइप की गई हैं जैसी, और वो रोज कम से कम 5-7 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करते हों, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? कोई परहेज है या भोजन में कुछ या कुछ औषधि लेना चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें? और इसके अलावा उन्हें अगर वो जो जॉइंट मूवमेंट्स कर रहे हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम खाना और हल्का आहार खाना चाहिए, मतलब जो डाइजेस्ट के लिए अच्छा हो वो एक आप वो लोग कर सकते हैं। और वो अभी किस वजह से है, वो जकड़न वगैरह किस वजह से है, वो आप डॉक्टर के साथ बात करके आप उस हिसाब से डाइट कर सकते हैं, रसाहार भी ले सकते हैं। ऐसे अगर नींबू पानी कर सकते हैं, अभी आंवला का जूस है तो आंवला जूस भी पी सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी बढ़ेगा तो यूरिक एसिड वगैरह अगर जॉइंट में है तो वो कम होगा। दूधी का जूस भी ले सकते हैं, वो भी उपयुक्त रहेगा। जी 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 बहन, वही मैंने कहा, उन्होंने मेरी चर्चा हुई उनसे, तो मैंने कहा आहार के बारे में जरूर नहीं, बाकी हम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम मैंने बताया और वो करती हैं ऑलरेडी। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करती हैं। मैंने कहा थोड़ा उसमें समय भी बढ़ाना पड़ेगा। अनुलोम विलोम से भी नस नाड़ियों का संबंध है क्या बहन जी? जी जी है ना सर जी। अनुलोम विलोम मीन्स अपना जो नाड़ियां है वो शुद्ध होती है ना, ब्लड सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है अनुलोम विलोम। डाइट तो एक, अभी जैसे जिनको जकड़न वगैरह होती है उनको डाइट एक तो टाइम टू टाइम होना चाहिए, कोई तामसी आहार नहीं होना चाहिए, और जो डाइजेस्ट के लिए अच्छा है हेल्दी फूड खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कच्चा रसाहार भी ज्यादा फायदेमंद होता है उनके लिए, पका आहार से अच्छा। जी धन्यवाद आपका। जी ओम मैडम। जी ओम। ओम। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से प्रणाली मराठे बोल रही हूँ। जिनको अर्थराइटिस कोलाइटिस का त्रास है, उनको नींबू पानी, दूध, ये आहार लेना अच्छा है या नहीं लेना है? नींबू पानी तो सबके लिए अच्छा है मैम। नींबू पानी आपकी शुद्धि का अर्थाइटिस मीन्स कुछ आपके बॉडी में शुद्धि है, तभी तो आपके टॉक्सिन मतलब जॉइंट्स में एसिड है, इसकी वजह से तो वो आपके काम नहीं कर पा रहे। तो जो नींबू आहार है ये जो है आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है, तो वो तो आपको लेना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ। ओ। जी। और दूध दूध का क्या? दूध दूध का तो मैम ऐसे हो रहा है कि शुद्ध दूध कहाँ मिलता है वो पहले ढूंढना पड़ता है। दूध आजकल सिर्फ आर्टिफिशियल दूध मिल रहा है, तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान ही हो रहे हैं। हाँ, अच्छा ऐसा तो दूध है। नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से एक्चुअली दूध, गाय के दूध के तो बहुत ज्यादा फायदे हैं मैम, लेकिन वो अच्छा हमारे पास जो मिल रहा है दूध जो आ रहा है वो इतना अच्छा है या नहीं है। लेकिन भले ही हम गाय के दूध का भी मतलब जहाँ पे गाय है वहां जाके दूध लेके आए, लेकिन वहां पे भी गाय को इतने सारे इंजेक्शन लगाते हैं वो दूध के लिए, और इतने सारे केमिकल उनके अंदर होते हैं, तो वही दूध हम पी रहे हैं ना, तो इसकी वजह से तो बराबर ना है। लेना ही अच्छा है आज के इसमें। ओम, धन्यवाद मैडम। जी धन्यवाद आदरणीय प्रणाली जी, आपने जो है जो चर्चा की है, और हमारे बहन जी ने जो दूध के बारे में बोला है, हमारा ऐसा सुझाव है कि हम जो गाय को इंजेक्शन वगैरह देते हैं, यह बात सही है, जिससे दूध जो है हमारा वो शुद्ध और अपने पौष्टिक तत्व जो है खत्म कर देता है और नहीं दे पाता है। हमारा निवेदन है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है, जैसे आपके यहाँ लोग दिखाने भी आते हैं, और भी हमारे कोई जो वैद्य हैं, योगी हैं, जो भी चर्चा करता है और जिनको हम दूध की चर्चा करते हैं, उनको हमें बताना चाहिए कि हमें ऐसे
दूध गाय का दूध लेना चाहिए, खरीदना चाहिए कि जो इंजेक्शन से ना लगाता हो। बछड़े से जो गाय का लगा रहा है, और गाय को जो चारा देता है, घूमती है गाय, जंगल में जाती है गाय, ऐसे एडवर्टाइज भी करना चाहिए। हम कह रहे हैं बिल्कुल मत लो आप, लेकिन एक कम से कम एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालो कि हमें ऐसी गाय के दूध की जरूरत है जो गाय जंगल में चरने जाती है या घास खाती है, या जो इंजेक्शन दे करके नहीं दोया जाता है। इस प्रकार की अगर बात कर सकते हैं तो कम से कम आदमी का ध्यान तो उधर जाएगा, देसी गाय के दूध के ऊपर। मेरा जी ऐसा हाँ, प्रस्ताव है, ऐसा चर्चा करना चाहिए। उसमें क्या जाता है, अपने बात कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं अपन। जी आप बहुत अच्छी बात रखी। अगर हम चर्चा करें, सामने लाए कि हमें इसकी जरूरत है, तो जरूर मिल सकता है। ओम जी, ओम बहन जी, मैं कुमार वंशी बिहार से बोल रहा हूँ। जी एक जो कि हीट ग्रास के बारे में आपने चर्चा की, मैं 7 जो कुंडी आपने बनाने की है, जी एक दिन तो 1 से शुरू करके 7 तक हम उसको यूज करेंगे। पुनः जब ये यूज करना है तो पुनः 7 दिन के बाद एक वाली कुंडी से उसमें जो निकलेगा हीट ग्रास का जो निकलेगा कलिया, उसको भी यूज कर सकते हैं ना? जी हाँ, कर सकते हैं ना, हमको कर सकते कंटिन्यू हैं। करना है। लेकिन जो पहले वाला जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जो सेकंड वाला उसी को जो ऊपर आएगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके दिन बढ़ जाते हैं, तो ज्यादा पक्व हो जाता है। तो अगर आपको 7 दिन के बाद फिर से तुरंत करना है, तो 8वें दिन अपने जिस कुंडी में से निकाला गेहूं को, उसी कुंडी को साफ करके फिर से बनाइए और फिर से उसमें डालिए। लेकिन उसी जो हमने कट किया है उसको ही ऊपर आ गया तो वो मत कट करके दीजिए। उसका हार्मफुल होता है क्या? 7 दिन के बाद हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन उतना उपयुक्त नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। थैंक यू बहन जी। जी हाँ, यही सवाल मेरा भी है। अगर आज हमने गेहूं डाल दिए हैं, जी आज पहले गमले में डाल दिए, तो फिर कल दूसरे में डालना होगा ना? जी हाँ, कल दूसरे में डालना है। और जब 8वें दिन तो अगर आज हमें ये आज हमने डाले थे, वो हमें कब लेना होगा? अब हमने 7 कुंडियां तैयार की, 7 दिन में 7 कुंडियों में डाला, रोज एक एक कुंडी में। 8वें दिन हमें पहले कुंडी से शुरुआत करना है। 8वें दिन हमारे पहली कुंडी का आएगा, 9वें दिन हमारे दूसरी कुंडी का आएगा, क्योंकि उसको 7-7 दिन हो रहे हैं, 8-8 दिन होंगे हर एक को। जब आप 8वें दिन का जी, लोगे, जी, तो जब आप निकालोगे जब उसको 8 दिन हो गए होंगे। जी, जी। हाँ, अभी आया समझ में। बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। धन्यवाद। और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आदरणीय प्रमिला ताई से, तो आप सभी सादर आमंत्रित है। ओम ताई, ओम। मैं त्रेदाव तो बताते हो। जो आपने गेहूं का बोला है, किसका बोला है? हाँ, गेहूं अंकों का जो आपने बोला जी है, जी जिनको ब्लड बढ़ता नहीं है शरीर में, तो कितने दिन लेना है उसका, और कितने दिन गैप देना है, रेगुलर लेना है? रेगुलर भी ले सकते हो, 7-7 दिन का गैप करके भी ले सकते हो आप। लेकिन अगर रेगुलर लेते हो आप 7-7 14 दिन या 21 दिन, तो वो आपका मतलब आपकी बॉडी में कितनी कमतरता है, आपको कितने दिन में इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से आप तय कर सकते हो। लेकिन कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन तक आप ले सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। बहन जी, ओम। ओम। एक मेरे बुजुर्ग हैं, उम्र 50 के 55 के वर्ष का हो गया है, उनको यूरिन बार बार आता है। क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आया। पेशाब बार बार, यूरिन जी 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 बार बार आता है। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि बहुत से लोग बताते हैं कि जैसे कोई अर्थराइटिस हो, ज्वाइंट पेन हो, कफ हो, नजला हो, उसमें विटामिन सी जो भी चीजें हैं नहीं लेना, परहेज करना है। थोड़ा इस पर विस्तृत जानकारी मुझे दिया जाए। अर्थराइटिस वगैरह, ज्वाइंट पेन, कफ कोल्ड जो होता है, उसमें लोग मना करते हैं, डॉक्टर भी मना करते हैं
और हमारी परंपरा है कि खट नहीं लेना है, लोग कहते हैं, तो सच्चाई क्या है? जो और नींबू जो है ना, नींबू वो भले ही मतलब ये हो, अम्ली हो, मतलब खट्टा, अगर खट्टा भी है लेकिन उसका बॉडी में इफेक्ट जो है और अल्कलाइन है। अगर उसको पानी के साथ आप लेते हो तो वो अल्कलाइन हो जाता है। इसीलिए वो जो नींबू है वो आपको हार्मफुल नहीं है, मतलब वो आपको हार्म नहीं करेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट ही बॉडी में, क्योंकि जब दिखता है तब अलग है, वो खट्टा है, लेकिन बॉडी में जाने के संतरे का जूस भी खट्टा मीठा होता है, वो भले ही खट्टा हो लेकिन बॉडी में जाने के बाद वो क्षारीय है, इसलिए आप उसमें ले सकते हो, आप नींबू ले सकते हो। आप थोड़े और जानकारी ले लीजिए नींबू के बारे में तो आपको समझ में आएगा। जी प्रमिला ताई, रस आहार हम दिन में सुबह, दोपहर, शाम, उसमें टाइमिंग कौन सा रहेगा? रसाहार अब हमारे नेचुरोपैथी में हम बॉडी शुद्धि के लिए रसाहार देते हैं, लेकिन आपको अगर रूटीन में लाना है तो सब्जी का आहार आप दोपहर में ले सकते हो, फ्रूट का आहार आप सुबह ले सकते हो, शाम में आप सूप वगैरह ऐसे ले सकते हो, लिक्विड डाइट। तो वो आपका मतलब जो फ्रूट जो होता है वो पूर्ण आहार होता है, फ्रूट के साथ आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। और जो सब्जियों का आहार होता है वो इतना पूर्ण आहार नहीं होता है, तो उसके साथ आप और भी कुछ ले सकते हो। तो ज्यादा करके फ्रूट जो है वो सुबह लेने हैं, और फलों का वेजिटेबल्स का या सब्जियों का जो रस है वो आपको दोपहर में लेना है। जी जी। और जो पेशाब के बारे में जो खाली पेट लेना होगा या खाकर भी ले सकते हैं? खाली पेट लेना है, हमेशा रसाहार को खाली पेट ही लेना है। पेशाब के लिए ना सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट क्या लेना चाहिए आप, तो आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा ओम डालिए, मैं आपको एक व्यक्ति को नींबू कितना लेना चाहिए पर डे? आधा नींबू उतना सफिशिएंट है, आधा नींबू। जी जी, गर्मी से शुरू। थैंक यू बहन। इसका सेवन हम रोज खाने में भी कर सकते हैं ना जी? नींबू का सेवन हम रोज खाने में भी कर सकते हैं ना? खाने में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। हम नींबू जो पोहा के साथ, उपीट के साथ, जो भी अगर कोई सब्जी में डाल के खाते तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होता है जितना वो घुलनशील पानी में है। जितना इफेक्ट हम पानी में आधा नींबू लेके करेंगे उतना वो बाकी किसी भी चीज में आप लोग उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है। जी जी, धन्यवाद। सर जी, कुमार जी, मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 9823506120। मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ कि यूरिन के लिए क्या कौन सा जूस है। चलिए, और भी किसी से सवाल करना हो तो सादर आमंत्रित है। जी ओम आदरणीय, आप थोड़ा नंबर फिर से बोल दीजिए, लिख नहीं पाए हम तो। 98 जी 23 जी 50 50। हाँ 50 एक मिनट, 9823 50 हाँ जी 50 हाँ 61 जी 20 जी जी। अहमदनगर में मेरा नेचुरोपैथी सेंटर है, योगा के क्लासेस भी चलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? अगर क्लासेस में होगी तो अगर कॉल नहीं उठाया मैंने तो बाद में मैं कॉल बैक कर दूंगी आपको, ठीक है मैम? 6 मंथ से आगे क्या बोला है आपने? जी? 6 मंथ से आगे क्या बोला है आपने? 6 मंथ से क्या? 20
जी आपने नंबर बोला है ना अपना हाँ, अपना फिर से एक बार बोलती हूँ मैं, 9823506120। 20। जी थैंक यू मैम। जी। धन्यवाद आदरणीय प्रमिलाताई अग्रवाल, आपने आज बहुत सुंदर सदन में मार्गदर्शन दिया और रस आहार कैसे लेना है, कितना लेना है, और बीमारी के बारे में भी जानकारी बहुत अच्छी दी आपने, आपका अभिनंदन। और ऐसा कोई नियम है क्या? जी जी बोलिए प्रणाली जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रणाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू मैम, आपने मुझे यहाँ पे अपनी जी जुड़े रहिए विषय रखने। प्रमिलाताई, आप अभी और भी हमारे सदन में वैज्ञानिक है, सभी आपसे बातचीत करेंगे, आप रुकिए। और आगे हम आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से उनको बुलाते हुए आए और आज की कक्षा के बारे में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय दुबे सर। आवाज, डॉक्टर किशोर दुबे सर, मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। जी रंजना दाई। जी जी धन्यवाद सर, सादर आमंत्रित। जी जी। हाँ आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज येत आहे सर? आ रही है सर आवाज। सर आवाज येत आहे? आवाज आ रही? हेलो। जी जी जी। जो बात 2-3 दिनों से चर्चा में थी उसी बात को रखने की कोशिश मैंने किया है कि जो नर्मदापुरम में हमारा सम्मेलन होगा, ये सम्मेलन में क्या बातें रखी जाए और जो हमारे सबका एक कहना है, मन में सबके है करीबन, कि जो ये सम्मेलन है, सम्मेलन के माध्यम से हमारी मार्केटिंग और कुछ जो चीजें हैं जो कि अगर सम्मेलन को तो निश्चित रूप से कुछ फायदा हो सकता है। तो इसलिए अब 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पाया था, लेकिन कल कुछ लिखा है मैंने, उसको सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। और उसके सबसे पहले मैं आदरणीय पवन सर को मतलब धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मंच को ऐसा बनाया है कि खुले दिल से कोई भी अपनी बात रखे और सदन के सामने रखने के बाद में उसको स्वीकार करे, नकार करे, जो भी करे, लेकिन खुलेपन से रखने का जो उन्होंने एक तजुर्बा 515 दिन से बनाया है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बात को मैं शुरू करता हूँ। इसको हालांकि मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, तो वन स्ट्रोक में लिखा है, जिसमें जो भी हिंदी की अंग्रेजी की गलतियां हो तो उसे सदन सुधार ले। और दूसरा कि मैंने 10 सुझाव दिए हैं, सुझावों की संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं, कुछ कम किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रारूप जैसा बनना चाहिए उस तरह से एक पहल है। बस इतना ही मैं शुरू में कह दूंगा कि हर जगह से, जैसे जिनेवा मीट होती है, कोटा मीट होती है, बर्लिन मीट होती है, और देश के 10-15 देशों के वहां पे लोग आते हैं और वो एक संयुक्त निवेदन निकालते हैं। उसी तरह का एक संयुक्त निवेदन निकालने का एक प्रयास रहेगा, इसका नाम दिया है प्राकृतिक जैविक खेती के तेजी से विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नर्मदापुरम सम्मेलन के 10 सुझाव। उसके नीचे है, हम भारत के किसान विभिन्न राज्यों के विचारकों और वैज्ञानिकों के साथ इस ज्ञापन के द्वारा केंद्र
और सभी राज्य सरकारों को प्राकृतिक तथा जैविक खेती के तेजी से विकास हो, जिससे उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि हो और स्वस्थ भोजन प्राप्त करने में उपभोक्ताओं की मदद हो, अर्थात रासायनिक खेती की उपज के कारण होने वाले रोगों से मुक्ति मिले। इसलिए निम्नलिखित 10 सुझाव देते हैं। नंबर 1, किसानों से प्रमाणित प्राकृतिक तथा जैविक कृषि उत्पाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित एमएसपी से 20% अधिक लागत जोड़कर खरीदे जाए। दूसरा है, किसानों से खरीदी गए प्रमाणित प्राकृतिक तथा जैविक कृषि उत्पाद उसी जिले में राशन दुकानों के माध्यम से स्वस्थ खाद्य पदार्थों के रूप में वितरित किए जाए। तीसरा है, प्राकृतिक जैविक उत्पाद के प्रमाणन, उसकी खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग जिला प्रबंधक या एजेंसी की नियुक्ति की जाए। नंबर 4, प्राकृतिक जैविक किसानों को भारत में कहीं भी सरकारी या निजी बाजारों में या निर्यातकों, विभागीय भंडार, व्यापारियों, उपभोक्ताओं आदि को बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज बेचने की अनुमति दी जाए। नंबर 5, नामांकित प्रमाणित प्राकृतिक तथा जैविक किसानों के लिए उनके बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशी और कृषि उत्पाद भारत या विदेश में कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए लाइसेंस मुक्त नीति अपनाई जाए। छठा है, प्राकृतिक तथा जैविक खेती के लिए किसानों को रासायनिक खेती के तर्ज पर प्रोत्साहन दिया जाए, खासकर खाद, उर्वरक, खरपतवारनाशी और कीटनाशकों के लिए जाने वाली आर्थिक मदद दी जाए। नंबर 7, हर साल स्कूल और कॉलेज स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के तहत अवशिष्ट कृषि रसायनों के हानिकारक प्रभावों को पढ़ाया जाए। इससे उपभोक्ताओं के बीच प्राकृतिक एवं जैविक उत्पाद खरीदने की मांग पैदा होगी। 8वां है, प्राकृतिक तथा जैविक किसानों को बुआई से पहले खरीदारों के साथ आधिकारिक अनुबंध करने और सरकारी तथा निजी बैंकों के माध्यम से अनुबंध में उल्लिखित कुल भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से अनुमति दी जाए। स्पेशली मेडिसिनल प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 9, प्राकृतिक तथा जैविक कृषि उत्पादों को मौजूदा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रतिबंधों से बाहर रखा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उस पर मैं और कभी बोलूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 2020 का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको पढ़े। उसमें पहला ही सेंटेंस है, मतलब पहली पैराग्राफ में सेंटेंस है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में उस समय लिखा गया था जब भारत देश में खाद्य पदार्थों की कमी थी। आज 2020 में भारत देश में जो खाद्य पदार्थ है इतने भरमसाठ है कि उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। इसलिए उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को सुधारने की अत्यावश्यक जरूरत है। ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में 2020 में लिखा है। अध्ययनकर्ताओं को मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया इसको पढ़ें। और 10वां है, प्राकृतिक तथा जैविक खेती को अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार के क्षेत्रों में रासायनिक खेती के समान दर्जा दिया जाए। विशेष रूप से कृषि में मौजूदा छात्र स्कूल और कॉलेज में और केंद्र और राज्य सरकार के सेवाकालीन कर्मचारी इससे अवगत किए जाए। वो क्या रहा है, हम तो एक तरफ ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग बोल रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में वही कृषि पढ़ाई जा रही है जो एनपीके और केमिकल फार्मिंग पढ़ा रहा है। तो बच्चे क्या सुनेंगे? वहां पे जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाई नहीं जा रही।
तो स्कूल कॉलेज में जब तक ये नहीं पढ़ाया जाता तब सही काम नहीं होगा। साथ ही जितने भी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, स्टेट के हो, वहां पे भी जितनी भी चीजें हैं वो सब केमिकल फार्मिंग से रिलेटेड है। जितनी योजनाएं हैं मैक्सिमम उससे जुड़ी हुई है। इसलिए उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जब तक हम जानकारी नहीं देंगे तो इससे जुड़ी हुई योजनाएं नहीं बनेंगी। ये तो उसकी भी बहुत जरूरत है। इस तरह से मैंने कुछ 10 प्रावधान लिखे हैं, ऐसा शुरू में कहा था मैंने। इस पर सदन विचार करे, कुछ जोड़ना है, तोड़ना है, रखना है या पूरा नहीं रखना है, इस पर आपके विचार मैं जानना चाहता हूँ। मुन्नीलाल जी को मैं आपका इसी संकल्पना के साथ मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर किशोर सर, आपने बहुत सुंदर 10 पॉइंट बताए और सदन ने सभी ने सुन भी लिए हैं। तो आगे हम आदरणीय रघुवीर रावत सर है ज्वाइन, उनको आमंत्रित करते वो भी आए। रघुवीर रावत सर जी, मेरी आवाज आ रही है सर? डॉक्टर भुवनेश्वर राय। धन्यवाद बहन। आज के इस योगाहार के कार्यक्रम में सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का योगा का क्लास बहुत ही अच्छा रहा, जिस तरह से हम लोग डेली करते हैं और देखते आ रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि ने भी खाने पर बहुत विशेष बल दिया। निश्चित रूप से मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था भारत फिट मिशन का, उसमें भी इसी तरह से, जिस तरह से आज मैडम ने बताया उसी तरह से विधिवत बताया गया था कि किस तरह से आप जूस बना के पिए और आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा। आदरणीय दुबे सर ने जो निश्चित रूप से मांग पत्र एक प्रस्तुत करने के लिए बनाया है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। और जब तक शुरू में भी मैं थोड़ा बहुत मांग शुरू करता था कि जैविक जो भी प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है, खास तौर से जो लार्ज स्केल पर हो रहा है, सब्जियों की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जैसे दाल है, गेहूं है, धान है और इस तरह की जो चीजें हैं उसको निश्चित रूप से गवर्नमेंट जो जिस तरह से खरीदती है उस तरह से इसको भी खरीदे और केवल एक ही काम कर दे कि जैसा कि आदरणीय दुबे सर ने बोला कि 20% ज्यादा मिलेगा, यही एक काम हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि एक ही दिन 25% 20% बढ़ जाएगा। लोग जो है इसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे कि चलिए 2000 मिल रहा है तो अब कम से कम 2500 तो मिलने लगेगा, 2400 तो मिलने लगेगा। तो इस तरह से लोग आएंगे और फिर ठीक है, आप जिस तरह से देते हैं उस तरह से गांव में जो आपके सरकारी दुकान है वहां से आप उसको कर लें। तो इस तरह से थोड़ा सा किसान जो है के ऊपर कम भार पड़ेगा। दूसरी बात ये मैं देखता हूं, मुझे बड़ा कभी कभी, क्योंकि दुबे सर ने कहा कि मंच बहुत ही खुला मंच है और अपनी बात किसी के मन में जो बात आवे उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई यहाँ बुरा भी नहीं मानता कि आपकी बात सही है गलत है, आप उसको बोल सकते हैं। उसी तरह से मैं भी देखता हूं कि सब्जी से लेकर के और दाल चावल तेल ये सारी चीजें, जितनी भी महंगाई की जब चर्चा होती है, हमारे जितने भी न्यूज चैनल हैं सब लेकर के सब्जियों की दुकानों पर पहुंच जाते हैं अपने अपने और लोगों से बाइट लेना शुरू कर देते हैं कि टमाटर आपने कितना रुपया खरीदा, प्याज आपने कितना रुपया खरीदा, आप जो है ये सब्जी कितना खरीदा, तेल इतना महंगा हो गया।
लेकिन उनको इतना ध्यान नहीं है कि एक टमाटर का फल पैदा करने में किसान को कितना परिश्रम करना पड़ता है। पहले वो मार्केट से बीज लाता है, फिर उसको नर्सरी में डालता है, फिर उसको जब नर्सरी के लिए खाद पानी देता है, फिर वो नर्सरी तैयार होता है, उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करता है, फिर वो 2-3 महीना और उसकी सेवा करता है, उसमें प्रतिदिन जाता है, खाद पानी समय समय पर देख रेख करना, उसके बाद फ्रूटिंग होता है, तब वो फल प्राप्त होता है और तब जाकर के वो बेचता है। अगर इसी बीच कोई ऐसी आपदा आ गई, ज्यादा बारिश हो गया, कोई तूफान आ गया, कोई इस तरह की बीमारी आ गई, कोई इस तरह के कीट आ गए, तो वो फसल खत्म हो जाता है, तब जाकर के वो टमाटर मिलता है। और वो जब टमाटर आपके मार्केट में जाता है तो आप उसको महंगाई बढ़ गई करते हैं। जितना भी प्रोडक्ट है, मैं कभी आज तक नहीं सुना कि कोई जो कारखाना से प्राप्त चीज है, जैसे कि कोई कार है, करोड़ों करोड़ों की कारें हैं, ट्रैक्टर है, चाहे जो चीज भी है, जितना भी है, कहीं कोई इसकी महंगाई की कोई चर्चा नहीं करता कि नहीं ये सब महंगा है। लेकिन तेल महंगा हो गया, भाई तेल महंगा होगा तो जब उसी के हिसाब से आपका सरसों महंगा होगा, फिर प्याज महंगा होगा, सब सारी चीजें जितनी भी खाने वाली चीजें हैं, इस पर तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये महंगाई है इसमें, तो वो किसानों का दुश्मन है। इस तरह से एक समाज में ये संदेश जाना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के पास ये संदेश जाना चाहिए कि अगर आप महंगाई में कोई भी ऐसी चीज जो खाद्य पदार्थ है, फ्रूट से लेकर के और तेल तक, अगर इसका आप जिक्र करते हैं तो आप किसानों के दुश्मन हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जब किसान पैदा करता है उस समय तो सस्ता रहता है, लेकिन बाद में महंगा हो जाता है। मैं इसको नहीं मानता। मैं देखता हूं कि बहुत ऐसे किसान हैं कि जो पैदा करते हैं उसको स्टोर भी करते हैं। आलू पैदा होता है और जितने भी आलू के किसान हैं वो सारे किसान अपनी पूरी आलू को जो है कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, समय समय पर बेचते हैं। प्याज भी लोग पैदा करते हैं और उसको रखते हैं, फिर बेचते भी हैं। जब इस तरह की महंगाई होगी लोग रखेंगे। तेल भी है, मस्टर्ड, सरसों लोग पैदा करेंगे, जब महंगा बिकेगा तब वो तेल भी होगा। तो इस तरह से ये संदेश निश्चित जाना चाहिए कि इस पर किसी तरह की कोई महंगाई पर चर्चा न हो, खासतौर से जो किसान पैदा करता है। और आज का क्लास सब ठीक ठाक रहा, सब लोग अच्छा अपना कर रहे हैं। बस मेरा यही एक सुझाव था और मैं एक बार फिर सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय, आपने सुंदर मार्गदर्शन दिया। और इसी के साथ आगे हम आदरणीय विनोद भट्ट सर से आमंत्रित करते, वो भी आए और वो भी आज की कक्षा के बारे में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय विनोद भट्ट सर, आवाज आ रही है? चलिए, शायद वहां तक आवाज नहीं जा रही है। और आगे मुन्नीलाल भाई जी आवाज आ रही है सर? आदरणीय दिनेश सेमवाल सर। हाँ जी जी, धन्यवाद। और बहुत सुंदर कक्षा रही आदरणीय हमारी मुख्य अतिथि जी द्वारा, और योग की कक्षा भी सुंदर रही। तो और स्वास्थ्य के लिहाज से हम जो रसोपचार है, फलों का रस और गेहूं के ज्वारे का रस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपने जानकारी दी। और ये हमारी जानकारी बढ़ी है इस मामले में, तो हमने आज भी नई चीजें सीखी हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक कि आदरणीय दुबे सर जी ने 10 बिंदु रखे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सर आपने रखे हैं, क्योंकि ये किसान के साथ
जो भी घटनाएं होती हैं, उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थाएं होती हैं, उनके लिए ऐसे बिंदुओं का, ऐसे विचारों का संकलन और उसका क्रियान्वयन यानी जो इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। और सरकार को भी एक सहयोग के रूप में एक सहायता चाहिए होती है, एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक हेल्प चाहिए होती है कि वो क्या करें, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं। और ये बातें किसान के मंच से ही, किसान के द्वारा अगर उनके पास जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। होता ये है कि जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो अपनी व्यस्तताओं के कारण पॉलिसी बना लेते हैं, लेकिन अगर वो किसानों को पुश करके अगर इन कार्यों को आगे बढ़ाएं तो ये बहुत अच्छा रहता है। और सरकार की सफलता और जनता की समृद्धि इसी में छुपी हुई है। तो जो आपने महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं आदरणीय जी ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर जो अंतिम बिंदु आपने कहा है, वो काफी समय से हमने भी बहुत सारे जैसे चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी समय समय पे दिया है सरकारों को, अलग अलग माध्यम से। तो ये चर्चा का विषय होना चाहिए। और जैसे कि आने वाले टाइम में हम नर्मदापुरम में भी संगोष्ठी कर रहे हैं, तो तब भी इन बिंदुओं को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यकता होगा और किसानों के बीच रखना बहुत आवश्यक होगा। हाँ, इनमें कुछ बिंदु बढ़ाए जा सकते हैं और सभी किसानों की सहमति और उनका जो मार्गदर्शन सामने आएगा तो इसको विस्तार दिया जा सकेगा एक छोटे से डॉक्यूमेंट के रूप में, ताकि हमारी सरकारों को किसानों का मार्गदर्शन मिले और किसानों को सहूलियत रहे उनके कार्यों के लिए और जनता जनार्दन को स्वस्थ भोजन मिले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तो इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे और मैं आपसे अलग से फोन भी करूंगा सर, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी सदस्यों को। प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई साहब, सुंदर उद्बोधन रहा आपका, सुंदर मार्गदर्शन रहा। और इसी के साथ रवि आदित्य सर बिहार से। जी रवि आदित्य सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा बहुत ही अच्छी रही और विशेषकर जो आदरणीय पवन सर की शुरू से पहल रही थी कि एक संवाद के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीजों पर परिचर्चा करें, जिसमें एक योग से जो हमारी शुरुआत हुई और एक सार्थक परिचर्चा की ओर वो चली गई। तो अभी जैसे भी सभी लोगों ने, जैसे कि मुख्य अतिथि महोदय ने जितनी बातें की और हम सभी लोगों ने उसमें एक बहुत ही सार्थक चर्चा की, और बाद में आदरणीय दुबे सर ने जो कुछ बिंदुओं पे ध्यान आकर्षित किया, जो विगत पूर्ववर्ती उन्होंने इस चीज की चर्चा की थी कि क्यों जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि एक सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं। जैसे क्या होता है कि एक ग्राहक जो है, जैसे अगर आप उपभोक्ता को अगर आप देखें तो उपभोक्ता ही वैसा चीज है जो बाजार का सृजन कर सकता है। हम लोग गाइडेड होते हैं, हम लोग को कोई दिशा निर्देश देता है, लेकिन अगर हमारी मांग बहुत ही उचित है, हमारी मांग अगर ज्यादा, तो वो बाजार उसको उपलब्ध कराता है। मेरे कहने का मतलब था कि जैसे एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो, जैसे दुबे सर, आदरणीय दुबे सर कह रहे हैं कि गारंटी के लिए कि 20% या 25% की बात पे, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें, क्योंकि सरकार के ऊपर जो एक लायबिलिटी है, जो एक किसी चीज को, खाद्यान्न को एक मुहैया कराने का, तो आप देखें कि जो व्यवस्था और जो कर्ज की स्थिति है, जो महंगाई की स्थिति है, तो आप उसको लेकर के कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कर पाना शायद सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कभी किसी भी समय में। अगर आप इसको खुले तौर पे अगर आप देखें तो क्या खुले बाजार में अगर एक किसान के लिए एक समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, जैसे मैंने पिछले बार भी मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करता हूं, और वहां पे जब मैंने इस चीज को बताया कि टैक्स की जो के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए किसानों के, और बहुत सारे जो चीजें थी वो जो एक बेसलाइन केंद्र सरकार की थी उतनी भी खरीदारी नहीं हो पाई। अब इसको फिर एक सकारात्मक सोच के साथ देखिए कि क्या वाकई पैक्स मदद करती और लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। लेकिन सरकार के लिए इस चीज को लाना और पूरे देश में एक साथ
सभी किसानों के साथ में। अगर आप इसको एक सर्वे में देखेंगे तो रिपोर्ट के हिसाब से रहता है कि सरकार के पास बहुत ही वैसी अनाजें हैं, ऐसी फसलें हैं जो पड़ी रह जाती हैं, जो अगर आप जो कुव्यवस्था के कारण होती है या जो ज्यादा के कारण होती है। ऐसे बहुत सारे अभी रिसेंटली अगर कुछ महीने पहले में तेलंगाना सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो जो धरने पर बैठ गए कि हमारे यहाँ से भी आप फसल खरीदें। तो ये चीजें हमेशा एक परिपाटी पे ला करके केंद्र सरकार के पास या कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वहां पे अगर ये बात जाती है कि एमएसपी से आपको परचेजिंग करना है, सरकार ये निर्धारित कर सकती है लेकिन इसके अंदर में जो तय व्यवस्था जो है, जहां जो परेशानी किसानों के साथ होती है और उसके बाद जो सरकार के साथ होती है कुछ लायबिलिटी को हम कैसे दुरुस्त करें, मैंने किस प्रकार से वो जो खर्चा आना है उस खर्चा को कैसे नियंत्रित करें, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस पे बहुत ज्यादा आगे जाकर के विशेष कुछ करने वाली है। इस पे कारण है कि जो हमारे देश की व्यवस्था है, हम ही लोग, अगर एक किसान ही कंज्यूमर है और किसान ही उपभोक्ता है और प्रोड्यूसर है, तो हम लोग खुद ही अगर इस चीज पे एक चीज तय करें, क्योंकि दुबे सर सर्वथा इस चीज को प्रमोट करते रहे हैं। और आप अगर देखिए तो अपने क्षेत्र में ही अगर हम लोग इस चीज को अगर गोलबंद होते हैं, जैसे कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आदरणीय पवन सर ने जिस चीज की शुरुआत की, आज हम लोग 525वें की ओर अग्रसर हो गए और इस कार्यक्रम को एक किसान के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो क्या वाकई किसान की शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल है, और उस प्रबलता के साथ उस दिशा की ओर अगर हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग खुद ही अपने तरफ ने हम लोगों ने कितने कोर ग्रुप बनाए हैं। अगर एक आत्मचिंतन और आत्म विश्लेषण अगर हम लोग करें, क्या वाकई अगर हमारे अपने क्षेत्र के किसानों के साथ हमारी उतनी ट्यूनिंग बन पाई कि हम उनसे कहें कि आप हमारे लिए ही एटलीस्ट उतना करिए, हमारे परिवार हमारे सर्किल के लिए कीजिए। ये आत्मविश्लेषण स्वयं की पहले आवश्यकता हो जाएगी कि क्या वाकई वो दिशा निर्देश हम दूसरे के अलावा खुद के लिए, मेरे लिए कितना वो प्रेषित हो पाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ और भी सदन में कोई अपनी बात रखना चाहते हो तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय रंजना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है भैया जी। जी आवाज आ रही है। प्रणाम। और आज हमारी बहन, जी धन्यवाद। सदन को प्रणाम। और जैसा कि आज हमारी बहन ने योग